हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेज। आज हमारा जो चैप्टर है साउंड, इसके हम इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में हम आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी एक्सरसाइज भी सोल्व करा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच यूर ईयर, कि कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है किसी वस्तु के कंपन होने पर और फिर किस माध्यम से वह आपके कानों तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आंसर लिखेंगे, तो उसमें फर्स्ट लाइन हम यहाँ पर मीडियम की लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो पूछ रखा है कि किस मीडियम से यानी किस माध्यम से आपके कानों तक फिर वो पहुंचती है। तो हम लिखेंगे आंसर में सबसे पहले कि एयर इज ए मीडियम थ्रो विथ साउंड ट्रेवल, कि हवा वह माध्यम है जिसके द्वारा जो ध्वनि है वो ट्रेवल करती है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि वहन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस व कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन पल्सेस वन आफ्टर द अदर इन द मीडियम, कि जब जो वस्तु के अंदर कंपन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पल्सेस, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। ठीक है, दिस पल्सेस ट्रेवल वन बिहाइंड द अदर एज द साउंड वेव्स, और ये जो पल्सेस इस तरह से ट्रेवल करती है आपस में एक दूसरे के आगे पीछे, कि वो साउंड वेव्स बना लेती है। ठीक है, पल्सेस मीन्स यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स, जो साउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पार्टिकल्स इस तरह से आपस में एक दूसरे में आगे पीछे ऐसे चलते हैं, मूव करते हैं, तो वो एक तरह से वेव्स बनाते हैं। ठीक है, तरंग बना लेते हैं ध्वनि की। कि वहन जब द साउंड वेव रीच आवर ईयर, की जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों तक पहुंचती है, इट फोर्स द ध्वनि की जो तरंगे होती है हमारे कानों तक पहुंचती है, तो इट फोर्सेस, यह बल लगाती है द मिडिल ईयर। ठीक है, यानी कि थाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, या फिर आप इसकी जगह मिडिल ईयर भी लिख सकते हो। ठीक है, थाइम्पैनिक मेम्ब्रेन मीन्स यानी कि जो हमारा मिडिल ईयर होता है उसके अंदर जो कोल्किया होता है, उसके अंदर जब जाते हैं तो वहां पर उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो इट फोर्स द मिडिल ईयर टू वाइब्रेट एंड दस काजिंग द सेंसेशन ऑफ ईयर, कि मिडिल ईयर के अंदर क्या करते हैं, कंपन उत्पन्न करता है बल के द्वारा, और फिर यही हमारे सुनने की जो सेंसेशन का कारण बनती है। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट था इसका आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय यूर स्कूल बेल, कि व्याख्या करो कि किस तरह से जो आपके स्कूल की जो बेल होती है, घंटी होती है, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, तो आंसर में हम लिखेंगे कि वहन द स्कूल बेल इज हिट बाई ए हैमर, कि यहाँ पर देखो जो स्कूल बेल जो पहले स्कूल में लगाते थे जिसके ऊपर हैमर मारते थे, ठीक है, यानी कि जो तांबे की बेल होती थी उसके ऊपर हैमर मारने पर जो आवाज़ उत्पन्न होती थी, उस बेल का बात कर रहा है। अभी तो हमारे यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिकल बेल वगैरह लगाई जाती है, उस बेल की बात यहाँ पर नहीं हो रही। ठीक है, तो वहन द स्कूल बेल इज हिट बाई ए हैमर, कि जब स्कूल बेल के ऊपर हैमर मारा जाता है, हथौड़ा मारा जाता है, इट बिगेन्स टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, कि उसमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है और उसके साथ ही ध्वनि। इफ वी टच द बेल जेंटली जस्ट आफ्टर हिटिंग इट, यदि हम बेल को अगर टच करके देखते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, कि वी फील वाइब्रेशन, कि उसके अंदर कंपन हो रहा है। वी कैन से दैट साउंड इज प्रोड्यूस बाई वाइब्रेटिंग बॉडी, तो हम कह सकते हैं कि जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, वो कैसे उत्पन्न होती है, किसी भी वस्तु में कंपन के द्वारा। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक बेल को भी लेते हो, या फिर जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर जो बेल वगैरह रखी होती है, तो उसके अंदर भी आप देखो कि जब उस बेल को भी अगर रिंग करते हैं तो उसके अंदर भी जो वाइब्रेशन होता है, अगर उसको टच कर देते हैं तो वो वाइब्रेशन उसके अंदर बंद हो जाता है, लेकिन हमें फील जरूर होता है कि हाँ इसके अंदर जो कंपन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, की जो ध्वनि की जो तरंगे होती है उसको यांत्रिक तरंगे क्यों कहा जाता है। आंसर में लिखेंगे साउंड नीड ए मैटीरियल मीडियम। ठीक है, इनकी साउंड को कोई मैटीरियल मीडियम की जरूरत होती है, लाइक जैसे एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा, यानी कि हवा, पानी या स्टील कुछ भी हो सकता है। फॉर इट्स प्रोपागेशन, इसके प्रोपागेशन के लिए। इट इज़ कैरेक्टराइज बाई द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स, कि इसका कैरेक्टराइज क्या होगा, कि जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, मोशन करेंगे, गति करेंगे इस मीडियम में। ठीक है, जो भी मीडियम होगा। सो इसलिए साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, इसलिए जो ध्वनि की तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहा गया। नेक्स्ट है सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून, सोचो कि आप और आपका दोस्त है वो चांद पर है। विल यू एबल, क्या आप योग्य होंगे, टू हियर, सुनने में, एनी साउंड प्रोड्यूस बाय योर फ्रेंड, कि आपके दोस्त द्वारा कोई भी साउंड जो उत्पन्न हुई है, बोला है, उसको सुनने के लिए आप योग्य, या फिर ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप
चांद के ऊपर है तो वहां पर आपको जो ध्वनि है वो सुनाई देगी क्या, ठीक है, यानी कि आपका दोस्त या आप जो भी बोलते हो। तो इसमें आंसर आएगा नो, नहीं। क्यों? द मून हैज नो एटमोसफियर और मैटीरियल मीडियम थ्रू विच साउंड कैन ट्रैवल, कि मून के ऊपर ना तो कोई एटमोसफियर है, ठीक है, और ना ही कोई जो मैटीरियल मीडियम है जिसमें से जो साउंड है वो ट्रैवल कर सके, ठीक। नेक्स्ट है विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस एंड पिच, ठीक है, यानी कि किसकी जो तरंगे होती है वो प्रॉपर्टी जो डिटरमाइन करती है लाउडनेस की या पिच की, इसमें से दोनों में आपको बताना है। तो ए में सबसे पहले हम लाउडनेस की बताएंगे कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव डिटरमाइन द लाउडनेस, जो वेव्स की जो इंटेंसिटी होती है वो डिटरमाइन करती है लाउडनेस को। और बी में पिच में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स डिटरमाइन द पिच, और जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है तो वो पिच को डिटरमाइन करती है, ठीक है, यानी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ये किस तरह की फ्रीक्वेंसी बनी है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो पिच को देखेंगे कैसी पिच है, और जो वेव्स को जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी डिटरमाइन करेगी उसकी लाउडनेस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस विच साउंड हैज ए हायर पिच, कि गैस करो कि किस ध्वनि की जो हायर पिच है, गिटार की या कार हॉर्न की। तो इसके आंसर में आएगा कि द साउंड ऑफ ए गिटार, द साउंड वेव ऑफ ए गिटार इज श्रिलर देन दैट ऑफ ए कार हॉर्न, सो द साउंड ऑफ ए गिटार हैज ए हायर पिच। तो इसलिए जो गिटार जो साउंड है गिटार की वो उसकी हायर पिच होगी, क्योंकि जो साउंड है जो गिटार की वो क्या है, श्रिलर है, किसके कंपैरिजन में, कार हॉर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाउडनेस में आपको क्या करना है, दोनों में अंतर बताना है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू ए यूनिट एरिया, कि कितनी जो ध्वनि की जो ऊर्जा है, ठीक है, जो एनर्जी है वो पास हुई है सेकंड में, एक सेकंड में, यानी कि एक यूनिट एरिया के अंदर, ठीक है, वो क्या कहलाती है, साउंड वेव की इंटेंसिटी होती है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम जब बोलते हैं तो हमने कितनी जो एनर्जी है वो लगाई, किसी को जैसे आवाज़ लगाते हैं तो उस एरिया तक पहुंचाने में, या जैसे हम पास में बैठे हैं किसी को अपनी बात कहते हैं तो उस एरिया के अंदर जो हम बोलते हैं तो कितनी जो हमारी एनर्जी होती है वो पास होती है, वो क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है, साउंड वेव्स की। और लाउडनेस क्या है, लाउडनेस इज ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर, ये क्या है, एक ईयर का जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो सुनाई देता है। इट डिपेंड बोथ ऑन द इंटेंसिटी ऑफ ए साउंड, और ये दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी पर, एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टुवार्ड्स दैट साउंड, और उसके साथ ही क्या करते हैं, जो कान के द्वारा जो हमें ध्वनि जो सुनाई देती है यानी कि उसको रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव्स, की जो साउंड वेव्स है ध्वनि की जो तरंगे है उसमें जो वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और टाइम पीरियड क्या है, और क्या उसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, हमें इसको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले वेवलेंथ को हम जैसे लैम्डा से रिप्रेजेंटेड करते हैं इस वाले साइन से, तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ऑफ ए साउंड वेव्स। ये क्या करती है, वेवलेंथ डिफाइन करती है डिस्टेंस को, किसके डिस्टेंस को, यानी कि जो कंप्रेशन, जो दो कंसेक्टिव जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की जो साउंड वेव्स होती है वो जो ट्रैवल करती है बीच में, ठीक है, तो उसकी जो डिस्टेंस को डिफाइन करती है, तो वो क्या होगी, उसकी वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि जो म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जो म्यू से लिखते हैं, तो द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कि जो नंबर है कंप्लीट जो नंबर है एक ऑक्सीलेशन, यानी कि एक पर यूनिट टाइम के अंदर एक ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट करती है जो वेवलेंथ, ठीक है, इसके अंदर सॉरी जो साउंड की जो वेव्स होती है वो क्या कहलाते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। टाइम पीरियड टी से रिप्रेजेंटेड करेंगे कि द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव्स, कि जो दो कंसेक्टिव ने जो कंप्रेशन या रेयरफैक्शन को क्रॉस करने के लिए एक जो फिक्स पॉइंट पर पहुंचते हैं तो उसके द्वारा जो लिया गया टाइम है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है साउंड वेव का। एम्पलीट्यूड ए से डिनोटेड करेंगे इसे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड
ऑफ द मीन्स वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, कि जो मैग्नीट्यूड है ज़्यादा से ज़्यादा, ये कि जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस का कितना जो मैग्नीट्यूड है माध्यम के अंदर, ठीक है, जैसे एयर है, एयर मीडियम है या कोई मटेरियल का मीडियम है, स्टील वगैरह कुछ इस तरह से, या वाटर वगैरह का जो भी मीडियम है, तो उसके अंदर जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस का जो मैग्नीट्यूड क्या है, किस साइड में है, ठीक है, उसकी जो मेन वैल्यू क्या है वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड, कि किस तरह से जो वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव की वो रिलेटेड है इसकी जो स्पीड से। तो क्या लिखेंगे इसमें, जो फॉर्मूला है हमारा जो बनता है कि वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी कि व्यू इज इक्वल टू वी इंटू लैम्डा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, वेव स्पीड इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन ए गिवन मीडियम, कि कैलकुलेट करनी है हमें, क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है एक साउंड वेव की जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है और उसकी जो स्पीड दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर तो देखो हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला ऊपर जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि वेव स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो हम यहाँ पर जो हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है तो वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालेंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेव स्पीड बाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेव की स्पीड और बाई फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हमारे पास दी हुई है जो वेव स्पीड क्या दी हुई है 440 मीटर पर सेकेंड बाई 220 हर्ट्ज। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, पर सेकंड से सेकंड हो गया तो मीटर बचेगा हमारे पास यहाँ पे, तो 2 मीटर इसकी क्या आ गई, वेव लेंथ आ गई, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, कि कोई पर्सन है वो 500 हर्ज की जो ध्वनि सुनता है और बैठा कहाँ पर है 400 मीटर की जो डिस्टेंस पर, तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स, तो उसका जो टाइम है इंटरवल है उसके बीच में जो सक्सेसिव जो कंप्रेशन जो सोर्स है इनकी जिस माध्यम से जो ध्वनि जो आई है उसका जो टाइम इंटरवल क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे T इक्वल टू 1/v। ठीक है, जो v हमारा जो क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कंप्रेशन इक्वल T इक्वल 1/v, तो इक्वल 1/, तो हमारे पास v क्या दिया हुआ है यहाँ पर 500 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पर तो इक्वल क्या आ जाएगा 1/500 हर्ट्ज, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 0.002 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस बताई हुई है, कहीं आप सोच रहे हो कि इसके अंदर डिस्टेंस दी हुई है इसका, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम इंटरवल निकालना है। ठीक है, और जो टाइम इंटरवल हमें बताना है तो इसका जो फॉर्मूला है टाइम इंटरवल का, जो निकालते हैं टाइम, तो इसका क्या बनेगा, टाइम पीरियड निकालेंगे तो हम यहाँ पर 1/v, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास केवल v हमें लेना है, फ्रीक्वेंसी लेनी है इसके अंदर यहाँ पर, तो हम इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी, अब v कोई फ्रीक्वेंसी को v से ही रिप्रेजेंटेड करते हैं हम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे v लेना है, तो यहाँ पर ये जो बता रहा है कि 500 हर्ट्ज से, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे सुनाई देता है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसके अंदर जो डिस्टेंस भी दी हुई है, हमें बस ये देखना है लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है वो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द 3 मीडिया, यानी कि इसमें से जो 3 मीडिया दिए हुए हैं से कौन सा, एयर, वाटर और आयरन, डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, किन तीनों मीडियम में एयर, वाटर और आयरन में से किस में जो ध्वनि है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि तेज ट्रेवल करेगी। ठीक है, जो पार्टिकुलर जिसके टेम्परेचर पर, तो आंसर में हम लिखेंगे कि द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू आयरन विच ए स्पीड ऑफ 5950 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि आयरन के अंदर जो फास्टेस्ट में जो साउंड ट्रेवल करेगी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो दे रखा है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन इको रिटर्न इन 3 सेकेंड। ठीक है, यानी कि इको हमें पता है क्या होता है,
तो वो रिटर्न करता है किसमें 3 सेकेंड की जो साउंड जो गूंज के जो वापस आती है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस फ्रॉम द सोर्स, कि उसकी क्या डिस्टेंस है रिफ्लेक्शन सरफेस की, जो उसका जो सोर्स है उससे। गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड, जहाँ पर जो साउंड की स्पीड दी हुई है, ठीक है। इसके अंदर तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम सोल्व करेंगे, तो स्पीड ऑफ द साउंड यानी कि वी यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। टाइम टेकन फॉर हियरिंग ऑफ द इको टी क्या है 3 सेकेंड है। और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड, तो साउंड की जो डिस्टेंस उसका फॉर्मूला क्या है v इंटू टी, ठीक है। तो हमारे पास जो दी हुई है स्पीड दी हुई है 342 इंटू 3 यानी कि 342 गुना में 3, ठीक है। जो हमारे पास टी है टाइम दे रखा है, इसके अंदर बता रहा है कि 3 सेकेंड के अंदर जो रिटर्न होती है जो साउंड, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1026 मीटर, ठीक है। तो इन 3 सेकेंड साउंड हैज टू ट्रेवल ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन सरफेस एंड द सोर्स। तो जो डिस्टेंस है वो हमारे पास निकलेगा रिफ्लेक्शन का, कि डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स इक्वल 1026/2। हम इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 513 मीटर, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी है, हमने डिस्टेंस निकाली, लेकिन यहाँ पर क्या है इको की साउंड है, यानी कि एक बार जो साउंड है गई और फिर वो वहां से टकराकर रिफ्लेक्शन होकर फिर वापस रिफ्लेक्टेड होकर हमारे पास आई, तो वहां पर क्या हो गया वो ट्रैवल करी, तो उसने 2 बार ट्रैवल की ना, जाने के बाद वापस आई कि ट्वाइस हुआ वहां पर। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 513 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर द सीलिंग ऑफ कंसर्ट्स हॉल क्रूड, कि जो हॉल के अंदर जो सीलिंग वगैरह जो हम करते हैं किसी भी रूफ वगैरह के अंदर, तो उसको जो क्रू क्यों बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि डायग्राम के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है, इस तरह सीलिंग करते हैं, तो इस तरह की जो शेप होती है वो क्यों कंसर्ट की जाती है। तो आंसर में हम लिखेंगे द सीलिंग ऑफ द कंसर्ट हॉल्स आर मेड क्रूड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सीलिंग रीच ऑल कॉर्नर ऑफ द हॉल, ठीक है। ताकि जो साउंड है जब हम कोई भी साउंड हो तो रिफ्लेक्ट होकर, जैसे बोले यहाँ से, तो इसमें साउंड रिफ्लेक्टेड होके जो हर जो कॉर्नर के अंदर पहुंच सके, इसलिए इसके अंदर ये बनाई जाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डायग्राम जरूरी नहीं है ड्रॉ करना, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ तक ही लिख सकते हो बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल रीजन ही पूछ रखा है, तो आपको रीजन ही देना है, फिगर यहाँ पे समझाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन ईयर, ठीक है। यानी कि ह्यूमन ईयर की जो मानव के कान की जो सामान्य क्षमता क्या है सुनने की, ठीक है। ऑडिबल रेंज इसके अंदर तो आंसर क्या आएगा इसका 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो आंसर में आप ये भी लिख सकते हो सीधा डायरेक्ट भी, या फिर आप फॉर ए एवरेज ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के 20 तक की जो ध्वनि है वो मानव सुन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद इंफ्रासाउंड अल्ट्रासाउंड, कि अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड की जो रेंज क्या है फ्रीक्वेंसी की। तो इसमें जो इंफ्रासाउंड की क्या आएगी कि साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड द इंफ्रासाउंड, यानी कि जो ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको इंफ्रासाउंड बोला जाता है, ठीक है। और जो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड द अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन टैक्स का लास्ट क्वेश्चन है ये कि ए सबमरीन एमिट ए सोनार पल्स विच रिटर्न फ्रॉम ए ऑब्स्ट्रैक्टल अंडर वाटर cliff in 1.02 second if the speed of sound in salt water is 1531 meter per second, तो how far away in the cliff, कि जो एक सबमरीन है, सबमरीन की जो समुद्र वगैरह के अंदर जो रहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो सोनार कि जो शिप वगैरह के अंदर जो सोनार लगा होता है उसमें, तो इमिट ए सोनार पल्सिस, जो सोनार पल्सिस होती है वो इमिट करता है इसके अंदर यहाँ पे। तो विच रिटर्न फ्रॉम ए ऑब्स्ट्रैक्ट अंडर वाटर, जो अंडर वाटर के अंदर जो उसमें क्या जो रिटर्न होगा कि जो क्लिफ है,
यहाँ पर जो सबमरीन है, देखो जो नाविक है, ठीक है, जो समुद्र वगैरह के अंदर जो शिप वगैरह चलाते हैं, तो वो बता रहा है कि जो एक नाविक है, एक सबमरीन है, तो उसको जो सोनार पल्सेस होती है वो इमिट होती है। जिस तरह से इको की जो साउंड होती है वो एक बार जाके फिर वापस टकरा के हमारे पास आती है, उसी तरह से जो सोनार पल्सेस या शिप के अंदर जो सोनार है लगा होता है तो उसमें से उसको इमिट होती है, तो जो उसके पास वापस जो किरण वगैरह होती है, जो साउंड की जो वेव्स होती है वो आती है, ठीक है। इसी तरह से साउंड के पार्टिकल्स आते हैं उसके पास, कुछ साउंड उसको रिटर्न होती है। तो रिटर्न कहाँ से होती है? अंडरग्राउंड, जो अंडर वाटर के जो क्लिप से, यानी कि जो सरफेस होता है, ठीक है, जो वाटर का जो सरफेस है नीचे से, जो उसका जो सरफेस जहाँ से वो आई है वहाँ से है, तो जो सरफेस है वो कितने से स्पीड से आएगी? 1.02 सेकेंड से, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे। तो इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज द सोल्ट वाटर, ये कह रहा है कि अगर सोल्ट वाटर की जो स्पीड है साउंड की, क्योंकि जो सी होता है, समुद्र है, उसके अंदर जो सोल्टी वाटर होता है, तो उसकी बात कर रहा है कि अगर सोल्ट वाटर की जो स्पीड है वो 1531 मीटर पर सेकंड है, तो हाउ फार अवे इन द क्लिफ, तो जो क्लिफ है वो उससे कितनी दूर है, यानी कि बॉटम की बात कर रहा है कि जो नीचे जो सरफेस है, जो उसका बॉटम है, जहाँ से वो उसको जो साउंड आई है उसने इमिट की है, वो उसको कितनी दूर है। तो हमें यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस निकालनी है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर हमें निकाली थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो टाइम बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन ऑफ द सोनार पल्स, जो सोनार पल्स के जो टाइम है दोनों में, ट्रांसमिशन की और डिटेक्शन की, वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि t इक्वल टू 1.02 सेकेंड, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर, वो स्पीड इसमें ऑलरेडी बता रखा है कि सॉल्ट वाटर की जगह कितनी जो स्पीड है, तो 1531 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, जो डिस्टेंस है क्लिफ की, वो हम डी से डिनोटेड करेंगे, कि डी कह सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कि डी सपोज कर लेंगे। तो देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड, और जो साउंड है वो डिस्टेंस ट्रेवल क्या करेगी? 2d। हमने पीछे इको वाले क्वेश्चन के अंदर जो न्यूमेरिकल सोल्व किया था, तो उसके अंदर भी हमने देखा था ना 2 से डिवाइड किया था, क्योंकि जो क्या है इको की तरह ही इसमें भी क्या हो रही है, जो साउंड है वो नीचे जाके इस तरह से फिर वापस इसमें रिटर्न में आ रही है, ठीक है, यहाँ पर। तो हम इसमें 2d लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है क्लिफ यहाँ पे 2d ट्वाइस हो गई, तो 2d इक्वल स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम, यानी कि वी टी करेंगे, ठीक है, जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास स्पीड दी हुई है साउंड की, और यहाँ पर जो टाइम है 1.02 मीटर, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की वैल्यू हम निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 780.81 मीटर। तो ये हमारे पास इसका क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो इंटेक्स के क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे।